तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्लास 12 लीगल स्टडीज़। तो आज हम लोग बच्चों जा रहे हैं पढ़ने आपका चैप्टर जो कि है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, देखो पहले हम डिस्कस करते हैं कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है क्या। ठीक है, इन इंडिया जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एडीआर बोलते हैं। तो एडीआर का फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि जो भी डिस्प्यूट होता है हमारे यहाँ पे उसको सॉल्व किया जाता है जुडिशरी के द्वारा। ठीक है, जैसे कि हमारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ा हुआ है कि एक होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी में जैसे हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। तो जो हमारे डिस्प्यूट होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं आपके जुडिशरी के द्वारा। ठीक है, बट जो एडीआर है वो डिफरेंट है फ्रॉम द कोर्ट। डिफरेंट कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये जो होता है ना, रिड्यूस करता है बर्डन किसके ऊपर, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी कोर्ट है, उसके ऊपर बर्डन ये रिड्यूस करता है। कैसे, मतलब ये पूरा चैप्टर जो टॉक अबाउट करता है कि कोई भी ए पर्सन है, बी पर्सन है, उन लोगों के बीच में क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ। ठीक है, तो अब वो लोग कोर्ट में जाएंगे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिया जाएगा। ठीक है, तो वो लोग उस चीज़ को कम करने के लिए अपने जो कोर्ट मतलब अपना जो केस है उसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए, जल्दी से सॉल्व करने के लिए, कॉस्ट भी कम लगे, तो वैसे सॉल्व करने के लिए वो लोग किसको लेंगे, वो लोग एडीआर का सिस्टम लेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कि जो कि कोर्ट से हटके, कोर्ट से डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडीआर बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस क्या है कि इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑन द कोर्ट बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज टेंडेंसी ऑफ केसेस। ठीक है, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हर एक दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जैसे अगर इतने सारे केसेस आएंगे कोर्ट में तो फिर वो बर्डन हो जाएगा, कोई भी जज हो या फिर कोई भी लॉयर हो उसके ऊपर एक बर्डन हो जाएगा। तो इस वजह से एडीआर आया कि एक अल्टरनेटिव फॉर्म दो कि अगर छोटे मोटे केसेस है जो कि आप सॉल्व हो सकते हैं तो वो कोर्ट को रिफ़र कर देता है एडीआर के तरफ कि आप इसको संभाल लीजिए। ठीक है, कि सब कुछ अगर कोर्ट के ऊपर चला जाएगा तो कोर्ट के ऊपर भी क्या बन जाएगा, वो बर्डन बन जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जिसको हम क्या कहते हैं, एडीआर कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एडीआर के मैकेनिज्म है, जैसे कि हमारा पहला है आर्बिट्रेशन है, फिर उसके बाद हमारा है मेडिएशन, फिर है कंसिलिएशन, फिर है लोक अदालत। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा फॉर्म मतलब यहाँ पे कैसा प्रोसीजर फॉलो होता है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का टेक्निकल प्रोसीजर नहीं फॉलो होता है। यहाँ पे एक नेचुरल जस्टिस फॉलोड होती है। नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब होता है कि दोनों पार्टीज़ क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, एकदम फ्री और फेयर हियरिंग होगी। ठीक है, नो वन कैन जज ऑन हिज ओन केस, दे आर इक्वल। ठीक है, मतलब दोनों लोग इक्वल रहेंगे, कोई किसी को भी जज नहीं करेगा और यहाँ पे जो रूल रहेगा वो बिल्कुल ही फेयर तरीके से हियरिंग की जाएगी। ठीक है, तो यही है। यहाँ पे दो तरीके के मॉडल होते हैं, एक होता है एडवर्सेरियल मॉडल, एक होता है इक्विस्टोरियल मॉडल। ठीक है, तो जो एडवर्सेरियल मॉडल होता है बच्चों मैं आपको समझाती हूँ। देखो जैसे मान लो कि कोई ए है, बी है, मतलब कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, वो लोग क्या करते हैं, आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अगर उन लोग के बीच में कोई भी तरीके का डिस्प्यूट होता है या फिर कुछ भी होता है तो फिर अगर वो लोग एडवर्सेरियल मोड से अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पर जो आपका जज रहेगा, ठीक है, जो जज रहेंगे वो एक पैसिव रोल उनका रहेगा और जो लॉयर रहेंगे उनका क्या रहेगा, प्रोएक्टिव रोल रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लॉयर हैं, जो एडवोकेट हैं, उनका क्या रहता है, प्रोएक्टिव रोल रहता है और जज का रोल कैसा रहता है, पैसिव रहता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि एडवर्सेरियल एंड एडवोकेट, मतलब रोल ऑफ द एडवोकेट इज प्रोएक्टिव एंड जज इज पैसिव। ठीक है, यहाँ पे जो लॉयर होते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं और जो जज होते हैं वो क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, मतलब उनका काम कम होता है। ज़्यादातर चीज़ें कौन देखता है, आपके लॉयर देखते हैं, सारी चीज़ों को, इन्वेस्टिगेशन से लेके हर एक चीज़। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे ये एडवर्सेरियल मॉडल है, तो ये आपका इंडिया में है, यूके में है और यूएस में है। इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद सारी जो टेस्टिंग होती है, क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहती है विटनेसेस को देखने की। ठीक है, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें एडवर्सेरियल मॉडल की तो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, मतलब कि पैसे ज़्यादा लगेंगे, कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, तो कॉस्ट ऑफ जस्टिस फॉल अपॉन द पार्टीज़। ठीक है, फॉल हो जाता है, कॉस्ट इसमें ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये आपका एडवर्सेरियल मॉडल है जहाँ पर कि आपका जो लॉयर है वो प्रोएक्टिव होते हैं, जो जज हैं वो पैसिव रहते हैं।
कहाँ कहाँ पे है, इंडिया में है, यूके में है और यूएस में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनइक्वेस्टोरियल मॉडल। इनइक्वेस्टोरियल मॉडल में क्या होता है कि रोल ऑफ द जज इज अ प्रोएक्टिव, ठीक है। वहाँ पर लॉयर प्रोएक्टिव थे, बट इनइक्वेस्टोरियल में जो जज हैं वो प्रोएक्टिव हैं और जो लॉयर हैं वो पैसिव हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे है, ये आपके यूरोप में है और रशिया में है। इसके एडवांटेज क्या है कि अगर जज रहेंगे तो फिर वो काम आपका एक्टिव तरीके से होगा। प्रिवेंट ए लॉन्ग डिले टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ जजेस, ठीक है। मतलब जजेस का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा जिससे केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके हम डिसएडवांटेज की बात करें तो जजेस हैं, ठीक है, तो जजेस ही हैं और वो सारी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, उसके बाद वो डिसीजन भी दे रहे हैं, तो वो अपने डिसीजन को तो कभी गलत नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये एक उनका डिसएडवांटेज भी है कि अगर जजेस हैं तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में क्या हो सकता है, करप्शन हो सकता है, मतलब ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर हम बेनिफिट्स ऑफ एडीआर की बात करें कि एडीआर का क्या क्या बेनिफिट है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट का क्या क्या बेनिफिट है, तो ये स्पीडियर होता है, इनफॉर्मल तरीके से होता है, इतना डॉक्यूमेंटेशन तारीख पे तारीख, ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, ये ऐसे वो ऐसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो नहीं होती हैं, ये ईजी तरीके से स्पीडी तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीडी होता है, इनफॉर्मल होता है, चीपर तरीके से, और मोड ऑफ रेजोल्यूशन कैसा होता है, वो चीपर तरीके से होता है, ठीक है। तो चीपर तरीके से पैसे भी आपके कम लगेंगे। उसके बाद क्या है, पार्टीज कैन चूज टाइम प्लेस और प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, ठीक है। कोई भी पार्टी रहेगा तो वो अपना टाइम, अपना प्लेस और अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो सारी चीज़ें अपनी वो चूज़ कर सकता है एडीआर में, ठीक है। इट इज़ लेस कॉस्टली देन अ लिटिगेशन, ये लेस कॉस्टली होता है। लिटिगेशन मतलब कि जो कोर्ट होते हैं उनसे आपके क्या होता है, ये लेस कॉस्टली होता है। इट कैन बी यूज एट एनी टाइम इवन व्हेन केस इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। ये कभी भी किसी भी टाइम पे आप इसमें जाके आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्प्यूट है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इंक्रीज द पीपल सेटिस्फैक्शन विद द ओवरकम एज वेल एज आउटकम एज वेल एज देयर कंप्लेंट्स विद सेटलमेंट स्टेज, ठीक है। जो इंक्रीज करता है पीपल के सेटिस्फैक्शन को, जो इसके आउटकम्स आते हैं वो पीपल को सेटिस्फाइड करते हैं, क्योंकि एडीआर एक चीपर मोड भी है और एक लेस कॉस्टली भी, मतलब चीपर है, लेस कॉस्टली है, उसके बाद टाइम भी इसमें कम लगता है, तो ये पीपल को क्या देता है, सेटिस्फैक्शन देता है। अब देखो, जैसे अगर आप जाओगे कोर्ट में, जैसे सुप्रीम कोर्ट तक गया केस या फिर आपका हाई कोर्ट तक गया है, जैसे कोई भी केसेस आते हैं, जैसे निर्भया का केस आया था, तो हर एक केस में बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम। अगर आप केस जाओगे सॉल्व करने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक, तो वो आपको तारीख पे तारीख देते रह जाएंगे। मतलब हमारे यहाँ पे एक केस को सॉल्व होने में लगभग 5 से 7 साल लग जाते हैं, ठीक है, उसको पूरा उसका रिजल्ट आने में। तो यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, तो लोग, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फिर मैनेज करना भी थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इस वजह से एडीआर है यहाँ पे, क्योंकि अगर जस्टिस, देखो, डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है। अगर डिलेड ही देना है तो फिर फ़ायदा नहीं है उस जस्टिस का, ठीक है। तो डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, ये बात याद रखना, ठीक है। देखो, अगर कोई कोर्ट हमारा डिसीजन को देता है तो उसे हम बोलते हैं जजमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, जजमेंट। अगर कोर्ट किसी भी डिसीजन को देता है तो उसे हम बोलते हैं जजमेंट, और अगर आर्बिट्रेशन किसी डिसीजन को देता है तो उसे हम बोलते हैं अवॉर्ड। अब देखो, टाइप्स ऑफ एडीआर की बात करें तो देखो, पहले टाइप्स ऑफ एडीआर की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एडीआर में आपके आता है पहला आर्बिट्रेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन होता है उसे हम कहते हैं अवॉर्ड। कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसे हम कहते हैं जजमेंट, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है, मान लो ए और बी में डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। तो ए और बी में अगर डिस्प्यूट हो गया तो वो एक आर्बिट्रेटर को क्या करेंगे, हायर करेंगे। वो जो उनका प्रॉब्लम है उसको कौन सॉल्व करेगा, एक आर्बिट्रेटर, ठीक है। दिस मोड कैन बी आइदर चूजन बाय द पार्टीज और कोर्ट में रिफर पार्टीज फॉर द आर्बिट्रेशन, ठीक है। ये जो मोड है ये चूजन किया जाएगा पार्टीज के द्वारा, या फिर जो कोर्ट है वो रिफ़र कर देगा किसको, आर्बिट्रेशन को ये रिफ़र कर देगा, ठीक है। पार्टीज कैन चूज अ न्यूट्रल पर्सन एज देयर आर्बिट्रेटर, ठीक है। वो न्यूट्रल थर्ड पर्सन को लेगा और अपनी जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जो भी डिस्प्यूट रहेगा, उसको वो बताएगा, और वो जो आर्बिट्रेटर है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है।
उसके बाद क्या है, प्रोसेस इज कॉन्फिडेंशियल अनलाइक द कोर्ट। जैसे कि कोर्ट ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीके से होता है, नहीं कि कोर्ट में जाओ तो पब्लिकली हो जाता है सब कुछ ना, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल तरीके से ही आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखो जो आपका आर्बिट्रेटर होता है, आर्बिट्रेटर जो भी कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी उसका डिसीजन होगा वो आपके टुवर्ड क्या रहेगा, बाइंडिंग रहेगा। ये बात आप अच्छे से याद रखना आर्बिट्रेशन में कि अबाउट बाइंडिंग ऑन पार्टीज, जो भी डिसीजन रहेगा वो आपके ऊपर क्या रहेगा, बाइंडिंग रहेगा। ये बात आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद द लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन इज कंटेंट इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ठीक है, जो आपका लॉ है रिलेटिंग टू द आर्बिट्रेशन, कहाँ पे वो आपका है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के 1996 में है। इट गवर्न द आर्बिट्रेशन प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, ये क्या गवर्न करता है, जो भी आपका प्रोसेस है हमारे यहाँ पे आर्बिट्रेशन का, उसे ये फॉलो करता है। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, इसे आप याद रखना। ठीक है, ये कब आया था, इट केम इनटू फोर्स ऑन 25th डे ऑफ द जनवरी 1996। ठीक है, 1996 में आपका 25 जनवरी को ये आपका फोर्स में आया था। आर्बिट्रेशन एक्ट आया था आपका जो 1940 में, वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल और कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये सारे क्या आपको हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या होता है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिसेंटली जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 है, हैज़ केम इनटू फोर्स। ठीक है, ये आपका भी फोर्स में आया है। अब बात करते हैं कि द इंडियन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 इज सिमिलरली मॉडल्ड ऑन यूनिस्ट्रल मॉडल लॉ। ठीक है, जो आपका ये आर्बिट्रेशन एक्ट है और कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 है, ये बिल्कुल ही सिमिलर मॉडल है किसका, यूनिस्ट्रल का। यूनिस्ट्रल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये आपका क्या होता है, जो आपका इंडियन आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट है, वो बिल्कुल ही सिमिलरली किसके होता है, यूनिस्ट्रल के। ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के। ओके, जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन टर्म जो डिराइव हुआ है फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर ऑफ द रोमन लॉ। की पॉइंट याद रखना कि आर्बिट्रेशन इज़ अ प्राइवेट अरेंजमेंट, एक प्राइवेट अरेंजमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रहेंगी। ठीक है, इट इज़ अ लेस एडवर्सेरियल, मतलब लेस एडवर्सेरियल होता है कि एडवर्सेरियल हम पढ़े थे ना, क्या होता है एडवर्सेरियल एंड रिक्वेस्ट, तो ये लेस एडवर्सेरियल होता है, लेस फॉर्मल होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है। ये की पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। तो पहला स्टेप 1 है नोटिस, नोटिस देना। द पार्टी एग्रीव्ड विल सेंड अ नोटिस टू द डिफॉल्टिंग पार्टी इनिशिएटिंग द आर्बिट्रेशन। जिसके साथ आपका डिस्प्यूट है उसको आप सेंड करो नोटिस, फिर आप क्या करो, आर्बिट्रेशन को इनिशिएट करो, स्टार्ट करो। स्टेप 2 है चूज द आर्बिट्रेटर। आप एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट को, जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर, उससे आप क्या करो, चूज करो। एक होता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट, देखो ये कैसा एग्रीमेंट होता है, एन एग्रीमेंट वेयर पार्टी एग्री टू सबमिट देयर प्रेजेंस ऑन फ्यूचर डिस्प्यूट डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, जो भी आपका सारी चीज़ें हैं कि आपके साथ क्या डिस्प्यूट हुआ है प्रेजेंट में, फ्यूचर में, अगर आप उसे उसके सामने पेश करते हो तो उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ये कब का रहता है। ठीक है, या फिर आप इसको कम्युनिकेशन के थ्रू करो या फिर आप इसको राइटिंग के थ्रू सबमिट करो। ठीक है, कोर्ट रेफरल टू आर्बिट्रेशन क्या होता है कि अगर कोर्ट, जैसे कि देखो कोर्ट को लगा कि आप ये जो है आपका प्रॉब्लम, ये जो डिस्प्यूट है, ये आपका आर्बिट्रेशन के थ्रू या फिर आपका एडीआर के थ्रू क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, तो कोर्ट रिफ़र कर देता है डिस्प्यूट कहाँ पे, आर्बिट्रेशन के थ्रू। ठीक है, लिखा क्या है, द मेथड ऑफ इनिशिएटिंग द आर्बिट्रेशन। ये मेथड है आर्बिट्रेशन को स्टार्ट करने का, उसे हम कहते हैं कोर्ट रेफरल टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेप नंबर 3 जो कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। जो भी आपने बोला है स्टेटमेंट, उसको आप उनके सामने आप सबमिट करो, जो भी आपका स्टेटमेंट है
कि आपका क्या डिस्प्यूट है, कैसे है। फिर आपको उसको काउंटर क्लेम करना होगा कि आपने सही बोला कि नहीं सही बोला, ठीक है। फिर आपका प्रोसीजर क्या होगा, वो स्टार्ट होगा, डिसाइड होगा, प्लेस और टाइम टू मीट होगा। फिर आपका जो अवार्ड आप मिलेगा, अवार्ड मतलब डिसीजन मिलेगा, ठीक है। डिसीजन जो आर्बिट्रेटर देता है उसे हम क्या कहते हैं, अवार्ड कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन का। तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होता है, फॉरेन आर्बिट्रेशन होता है, एडहॉक आर्बिट्रेशन होता है, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन होता है, स्टेटरी आर्बिट्रेशन होता है, इंटरनेशनल एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है, ठीक है। पहले बात करते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की। बोथ द पार्टीज आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। दोनों जो पार्टी है वो आपके रेजिडेंट कहाँ के रहेंगे, इंडिया के ही रहेंगे, और रहने वाले भी, मतलब रहने वाले कहाँ के रहेंगे, इंडिया के रहेंगे। तो उनका जो आर्बिट्रेशन कहलाएगा उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, ठीक है। फॉरेन आर्बिट्रेशन, पार्टीज आर नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एडहॉक आर्बिट्रेशन, दे देमसेल्फ रिजॉल्व द डिस्प्यूट, ठीक है, ये खुद से अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एडहॉक आर्बिट्रेशन। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, कि आप जहाँ पर भी आपको अपना सॉल्व करना डिस्प्यूट, आप उस इंस्टीट्यूशन को क्या करो, ढूंढ लो, आप बता दो, तो उस हिसाब से क्या होगा आपका, वहाँ पे जाके वो डिस्प्यूट आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका है द लंदन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ये एक आपका इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सॉल्व होता है। फिर आपका आता है स्टेटरी आर्बिट्रेशन। स्टेटरी आर्बिट्रेशन मतलब कि आर्बिट्रेशन इज़ मैंडेटरी, आप कहीं जा नहीं सकते हो, जो आपके ऊपर आर्बिट्रेशन लगा है आप उसको फॉलो करो, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टेटरी आर्बिट्रेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971, ठीक है। क्या है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971 इज द एग्जांपल ऑफ द स्टेटरी आर्बिट्रेशन, ओके। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है। ये कहाँ डिफाइन अंडर द सेक्शन ऑफ 2 क्लॉज 1 इन क्लॉज F of the Arbitration Conciliation Act 1996, वन पार्टी रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर नॉट, ठीक है। एक पार्टी जो है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और एक पार्टी नहीं है। फॉरेन में क्या होता है कि दोनों लोग बाहर के रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है कि एक पार्टी आपका रेजिडेंट ऑफ इंडिया रहता है और एक आपका नहीं रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल, ठीक है। देखो इसको नोट कर लो कि सेक्शन 89 क्या हमसे कहता है, सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमसे क्या कहता है, 1908 सेक्शन, हाँ मैं वही बोलने वाली थी कि CPC, ठीक है। तो सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 deals with the settlement of a dispute outside the court. It encourages the court that help the parties resolve the dispute using the ADR method, ठीक है। ये बताता है कि आप ADR मेथड को यूज़ करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन में आता है सेक्शन 89 ऑफ द CPC, दैट इज़ योर सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से मेथड को, आर्बिट्रेशन को। आप एक आर्बिट्रेटर को हायर करो और अपने डिस्प्यूट को बताओ और उसको सॉल्व करो, ठीक है। और देखो आर्बिट्रेशन में जो पार्टीज़ होती हैं वो अवॉर्ड बाइंडिंग होती हैं, कि वो जो बोलेंगी वो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। मीडिएशन क्या कहता है, पार्टीज अपॉइंट ए थर्ड न्यूट्रल पार्टी मेडिएटर। पार्टी जो होता है वो एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी को क्या करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। मेडिएशन इज़ बेस्ड ऑन द वॉलेंट्री विल ऑफ द पार्टीज़, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आपका आर्बिट्रेशन में वो बाइंडिंग होता है, लेकिन मेडिएशन में क्या होता है कि आप बाइंडिंग नहीं हो, आप अपने वॉलेंट्री हो, आपको जो आपका विल है, जो आपका इच्छा है वो आप उसको करो। बस यहाँ पे वो क्या करेगा, एक तरीके से मतलब लेस फॉर्मल है, आर्बिट्रेशन से थोड़ा लेस फॉर्मल है, ठीक है। तो इट इज़ मोर फॉर्मल देन नेगोशिएशन बट लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन से क्या है आपका ये थोड़ा कम फॉर्मल है, ठीक है। अब लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन, ये लेस आपका है, लेस फॉर्मल है, ठीक है। इसको मैं समझा देती हूँ। जैसे A और B है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका अवॉर्ड बाइंडिंग रहेगा, उससे हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन कहते हैं। बट जो A और B में रिजल्ट आएगा वो आपका नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, उससे हम क्या कहते हैं, मीडिएटर कहते हैं, जो कि आपको बताते हैं, फिर उसको मीडिएशन कहते हैं, ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेडिएशन। तो टाइप्स ऑफ मेडिएशन क्या होता है, एक होता है आपका इवेल्यूएटिव मेडिएशन, ठीक है। इवेल्यूएटिव मेडिएशन हमसे क्या कहते हैं कि मेडिएटर सजेस्ट फ्री एंड फेयर सेटलमेंट, ठीक है। जो आपका मेडिएटर होता है वो आपको सजेस्ट करता है कि आपका जो फ्री एंड फेयर सेटलमेंट हो, मतलब कि इवोल्यूटिव मेडिएशन, मेडिएटर सजेस्ट फ्री एंड फेयर सेटलमेंट, वो आपको क्या करता है, सजेस्ट करता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इवोल्यूटिव मेडिएशन, ठीक है। फैसिलिटेटिव